अगर मैं फंडामेंटल चीजों की बात कर रही चलूँ, मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स कि भाई मैंने कितने रुपए लगाया, मेरे पास कितने रुपए आया, क्या बिजनेस बन पाएगा या फिर नहीं बन, मैंने कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और कितने रुपए का बेचा, ये बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स है। उसके ऊपर जो भी मेरे खर्चे आए, उसके काटने के बाद में मेरे पास में प्रॉफिट बचना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं बच रहा है तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात। अगर आप सर्विस बिजनेस में भी ऑपरेट कर रहे हो तो आप जितनी सैलरी दे रहे हो, जो भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, जो भी कितने भी खर्चे आ रहे हैं आपके, और जितना आगे चार्ज कर रहे हो, उसके बीच में अगर मार्जिन नहीं बच रहा है तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इसमें दोनों चीजों से समझते हैं, प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस में फिर भी आपके लिए आसान होता है यूनिट इकोनॉमिक्स निकालना। सर्विस बिजनेस में कोई अगर यूनिट इकोनॉमिक्स निकालना चाहता है तो कैसे निकालेगा? यार एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। मैं अपनी एजेंसी के अंदर करा करता था एम्प्लॉय प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब इसको मैं ऐसे करता था कि मैं अगर इसको इतनी सैलरी दे रहा हूँ तो ये कितने एक्स मुझे दे रहा है अपनी सैलरी का। तो थोड़ा सा उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट है, हम इसको बेसिकली टेक्स से सॉल्व कर देंगे अभी कुछ ही टाइम में। बीटा लेवल पे हमने ऐप तैयार कर दी, बट इसको टेक्स से सॉल्व कर देंगे। हमने एक क्लाइंट ऑनबोर्ड किया एग्जांपल के लिए, ठीक है, एक क्लाइंट ऑनबोर्ड किया हमने जिससे हम ले रहे हैं 10 लाख रुपए का रिटेनर मंथली। अब उस जो 10 लाख का रिटेनर ले रहे हैं उसके अंदर ना हम 5 स्टेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग होती है जिसमें क्लाइंट से मीटिंग करी जाती है, भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपके लोगोस क्या है, कलर साइकोलॉजी क्या, वो सब कुछ। तो क्लाइंट्स को हम समझ रहे हैं, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट उनको एक आइडिया पिच कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से आपका ये सही रहेगा। एक होता है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो नीचे लेवल पे हुआ कि आपको मंथली, वीकली, बाय वीकली, जो भी जितना भी हमने रिपोर्टिंग का सिस्टम रखा है वो हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है। और बीच की जो चीजें होती है, मैं एजेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो बेटर समझा पाऊंगा। ठीक है, बाकी हर बिजनेस का अलग अलग हो सकता है। बीच की जो चीजें होती है ना, वो एग्जीक्यूशन होती है। वो एग्जीक्यूशन मतलब उसकी वेबसाइट बनानी है, उसकी फेसबुक एड रन करनी है, उसकी गूगल एड्स रन करनी है। तो मान के चलते 5 स्टेजेस के ऊपर काम हो रहा है हाइपोथेटिकली। अगर मैं क्लाइंट से 10 लाख रुपए महीना ले रहा हूं तो आपको क्या लगता है किस किस को मैं कितना कितना परसेंट वेटेज दूं? सबसे पहला ऑनबोर्डिंग। मेरे हिसाब से ऑनबोर्डिंग ना बहुत मेहनत का काम नहीं है, ठीक है, रिलेटिवली आसान। ये आप ज्यादा बेटर समझते हो तो ठीक है। मैं 10% वेटेज दे रहा हूँ। सिमिलरली रिपोर्टिंग भी बहुत बड़ा काम नहीं है तो मैं इसको 10% वेटेज दे रहा हूँ। ठीक है, 80% बचा। 80% में से 20% मैं दे रहा हूँ वेबसाइट को। ठीक है, ठीक है, और बचा हुआ कितना बचा, 30% मैं दे रहा हूँ इन दोनों को। ठीक है, तो ये परसेंटेज एलोकेशन हो गया। तो अब अगर कोई बंदा रिपोर्टिंग का काम कर रहा है, मान के चलते हैं, तो मैं 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था, 10 लाख का परसेंटेज 10% कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख। तो सिंपल सी बात, उस एम्प्लॉय ने मुझे 1 लाख रुपए कमा के दिया। आया समझ में? तो इसको मैंने बहुत इजी करने की कोशिश करी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तभी मैंने 5 स्टेजेस रखी है। लॉजिकली क्या होता है, इन स्टेजेस के अंदर भी टास्क होते हैं। फेसबुक एड्स नहीं होती है, वेबसाइट खाली वेबसाइट नहीं होती है, वेबसाइट के अंदर भी 4-5 बंदे जुड़े होते हैं, फेसबुक के अंदर भी 4-5 बंदे जुड़े होते हैं, सबके अलग अलग वेटेजेस होती है। तो उस वेटेज के हिसाब से हम उसको परसेंटेज अलॉट कर देंगे ऑफ द टास्क। तो अगर मैं किसी बंदे को 10,000 रुपए सैलरी दे रहा हूं और वो पूरे महीने के अंदर सिर्फ एक ही क्लाइंट मैनेज करता है ऑनबोर्डिंग का, और उसको 10 लाख मतलब 1 लाख रुपए का उसका वो निकल के आता है, तो मतलब हो गया 10x का सैलरी मल्टीपल, आरओए मल्टीपल। बस बात खत्म। मतलब ये आपको 1 लाख का काम करके दे रहा है। हाँ, मतलब अपनी सैलरी का 10 गुना कमा के देता है मुझे। बाकी 10 लाख का क्लाइंट आ रहा है, 10 लाख की क्लाइंट का 10% काम ये करके दे रहा है। हाँ, उस 10 लाख के क्लाइंट का 10% काम ये एक बंदा करके दे रहा है। बिल्कुल। तो ये आपको 1 लाख का काम दे रहा है। अब इसको आप सैलरी दे रहे हो 10,000 रुपए। हाँ, ठीक है, तो ये आपको 10,000 रुपए की सैलरी पे 1 लाख रुपए का काम करके दे रहा है एक 10 लाख वाली क्लाइंट को। बिल्कुल। तो ये हो गया इसका 10x का मल्टीपल। तो ये आपके उस एक एम्प्लॉय का आरओआई। आरओआई बहुत बेसिक, बहुत मैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा जो उसको रियलिस्टिकली करोगे। अभी हमने एक ही प्रोजेक्ट की बात करी है, एक एम्प्लॉय बहुत 10 प्रोजेक्ट्स पे भी होता है, करिए हमने एक एम्प्लॉय 10 प्रोजेक्ट पे भी होता है, तो बेसिकली हम इसको टेक्स्ट से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये क्या करता था, एक्सेल शीट पे करता था, मैंने अपना जुगाड़ रखा था अपना, और ये मुझे पहले से समझ में आ गया था। अच्छा, मतलब ये बात करूंगा मैं, एमबीए के बाद ही मुझे समझ में आ गया था ये वाला लॉजिक कि यार
मैं कैसे चेक करूं कौन सा बंदा कितने रुपए कमा के दे रहा है मुझे, सैलरी तो मैं दे रहा हूँ। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही हाथ पांव मार के कुछ बनाना शुरू किया फॉर्मूला, फिर बना बना के मेरा अपना बन गया। तो फिर आइडिया देता हूँ एक, इसका बताता हूँ आरओआई मल्टीपल का फायदा क्या है। आपकी कंपनी में 4 सेल्स वाले हैं, एक का आरओआई मल्टीपल 20x है, सैलरी नहीं देखनी है हमको, हम सिर्फ आरओआई मल्टीपल देखेंगे, सैलरी क्यों देखनी किसी की, है ना। कि एक का आरओआई मल्टीपल 20x है, एक का 15x है, एक का 2x है। तो अगर आपको सबसे पहले निकालना है तो किसको निकालना है? जिसका 2x है। अगर प्रमोशन देना है तो किसको देना है? जिसका 20x है। बस ये मैथ्स है, ओके। सिंपल सी मैथ ही है। तो मैंने आरओआई मल्टीपल, मुझे लगता है सर्विस बिजनेस के लिए भगवान है। तो हायरिंग फायरिंग इसी बेसिस पे करते हो? हाँ, तो हमने तो जुगाड़ ऐसा कर रखा था। एक कमा के नहीं दे रहा भाई, निकालो इसको। हाँ, तो मैंने क्या कर रखा था, मेरे को पता था कि मेरे को ओवरऑल अपना कितना मल्टीपल चाहिए, ठीक है, मेरे को अपना प्रॉफिटेबिलिटी कितनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, मैं 65% मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करता था, 65% मार्जिन के ऊपर, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा मल्टीपल निकलता था हाँ। कि मेरे को इतना मल्टीपल चाहिए तभी बनेगा, मतलब 35% ही सैलरी दे सकता हूँ, उसी पे तुमको एम्प्लॉय का काम करना है। तो इस हिसाब से ना हमने हर हायरार्की के ऊपर मल्टीपल बांट रखे थे। जैसे लेवल 1 का ग्राफिक डिजाइनर है तो उसका मल्टीपल 5x होगा, लेवल 2 है तो उसका 8x होगा, लेवल 3 है तो उसका 10x होगा, ऐसे ऐसे बना रखे थे। तो जब भी किसी का कुछ भी जाएगा तो वार्निंग आ जाएगी, एक्सेल के अंदर रेड हो जाता था बेसिकली, किसी का कुछ भी गलत हो तो वहां पे हो जाता। तो ऐसा मैंने जुगाड़ बना रखा। जुगाड़ बना रखा था। हाँ, बट अब मैं इसको टैक्स से सॉल्व करूंगा। बट ये ना किसी भी सर्विस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकती है चीज जो मैंने बताया, किसी भी बिजनेस को। नॉर्मल अगर उसकी बात करके चले तो देखो प्रॉब्लम सब में आएगी, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम सब में आएगी, पर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे कभी बार होता था एम्प्लॉय का मल्टीपल खराब हो जा रहा होता, अब उसकी तबीयत खराब थी, या फिर कई बार ना काम उसके पास आया ही नहीं उस लेवल का। एग्जाम्पल के लिए एक हमने ऑन बोर्डिंग का बंदा रखा हुआ है, हम उसको 50,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं। अब इस महीने ऑन बोर्डिंग के आए ही 2 बंदे, रिटेनर पे थे और नए 2 ही बंदे आए, तो इसके चक्कर में हमने उसको काम नहीं दिया, उसका तो मल्टीपल खराब हो गया। तो उसमें उसकी गलती भी नहीं है। उसकी गलती भी नहीं है। हाँ, तो ये भी आप पैरामीटर चेक करते हो। तो ये ह्यूमनली चेक किया जाता था। और एक और चीज बता देता हूँ, ये मैं नहीं करता था, बट जब हम ये टेक में सॉल्व कर रहे थे तो मुझे समझ में आया कि हमने क्वांटिटेटिव तो मेजर कर दिया किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस को, किसी भी एम्प्लॉय की सक्सेस को, हमने क्वालिटेटिव नहीं किया। अच्छा। उसने एडिटिंग तो कर दी, हमने कह दिया हाँ भाई उसने 2 दिन में एडिटिंग कर दी, और किस लेवल की एडिटिंग करी वो, है ना। तो इसके ऊपर भी हमने फैक्टर डाल दिया। तो ये चीज अब जो मैं अगेन एक फैक्टर डाल रहा हूँ, इससे एक्सेल पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये चीज एक्सेल पे थोड़ी मुश्किल, आसानी से नहीं होगी। बहुत सारे ना ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें ना आप कस्टमर से डे 1 में नहीं कमा सकते। ठीक है, तो एग्जांपल देता हूँ, अगर आज के टाइम पे आप इंडिया के अंदर कॉस्मेटिक बेचने के लिए जाओगे ना, तो आपको पैसा लॉस में ही करना पड़ेगा। जरूर लॉस में होगा। लॉस में ही होगा, क्योंकि जितना कंपटीशन है वो भी दबा के एड रन कर रहा है, और कस्टमर तो शाना है, जहां सस्ता मिलेगा वहां जाएगा, तो आप पैसा तो कमा नहीं पाओगे। तो पहली सेल तो लॉस में होने वाली है। ऐसे बहुत सारी कैटेगरी ऑफ बिजनेस के अंदर आप देखोगे। तो हम क्या करते हैं, हम एलटीवी की गेम खेलते हैं। एलटीवी की गेम क्या होती है भाई, पहले महीने तो नहीं कमा के दिया उसने, रिप्लेनिश साइकिल मान लो 20 दिन की है, 20 दिन के बाद वो प्रोडक्ट दोबारा से ले रहा है, तो जब वो 20 दिन के बाद में ले रहा है तब हम उसको फिर से ऐड दिखा रहे हैं। इस बार जब हम उसको ऐड दिखा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट बहुत कम आएगी वही ऐड दिखाने की। क्योंकि पहले क्या होगा, थोड़ा अगेन टेक्निकल जा रहा हूँ, पहले जब हम ऐड रन करते हैं तो हम 100 लोगों को ऐड दिखाई देती है, उसमें से एक बंदा लेता है। अब जब हम दूसरी वाली कैंपेन रन कर रहे होते हैं, उसमें अगर हम 1000 लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, हजारों ने हमारा प्रोडक्ट खरीद रखा है, तो जिसने हमारा प्रोडक्ट खरीद रखा है उसको बेचना रिलेटिवली बहुत आसान होता है। तो किसी को दोबारा दिखा रहे हो? हाँ, उसी को दिखा रहे हैं जिसने परचेज कर रखा है। तो फेसबुक एड्स के अंदर लॉजिकली, अगर टेक्निकल बोल रहा हूँ, फेसबुक एड के अंदर हम एक कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं जिसने 20 दिन पहले परचेज किया है। रीटारगेटिंग कर रहे हो? रीटारगेटिंग कर रहे हैं, जिसने 20 दिन पहले परचेज किया है, तो उसको दिखाएंगे और उसको बेच देंगे।
सीधा लॉजिक है। तो इससे क्या होगा, हम देखेंगे कुछ कुछ प्रोडक्ट में 2 महीने में 3 महीने में बिजनेस बनना शुरू होता है। सबसे खतरनाक बिजनेस सैस, ठीक है। सैस में कुछ ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो आपसे 500 रुपये सब्सक्रिप्शन ले रही है मंथली, और उनका जो कैक आ रहा है, मतलब एक कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने का खर्चा आ रहा है, वो आ रहा है 2500 रुपये, 2800 रुपये, 3000 रुपये। तो जो मैथ्स वाला बंदा है ना, वो तो कहेगा भाई ये धंधा नहीं बनेगा। तो वो तो सब्सक्रिप्शन भी खेल रहे हैं ना। हाँ, तो वो क्या खेल रहे हैं, पहले महीने, फिर दूसरे महीने में मिलेगा, तीसरे महीने में मिलेगा। तो यहाँ पे चर्न को देखा जाता है कि एक बंदा अगर आता है तो वो 8 महीने तक टिकता है एवरेज। तो अगर 8 महीने तक टिकता है और मान लो 500 रुपये सब्सक्रिप्शन है, तो मतलब 4000 रुपये कमा के दिए उसने हमको। अगर अब मैं 3000 रुपये भी उसको खर्च कर दूं उसको खरीदने के लिए, तो मेरा बिजनेस मिल जाएगा। बस सीधा सा लॉजिक है। तो कैक और एलटीवी इसलिए जरूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे ना ओल्ड स्कूल वाले नहीं समझ पाते एलटीवी का मैकेनिज्म। अमेजोन ले लेते हैं सबसे बड़ा एग्जांपल। अमेजोन ने, मेरे को याद है मैं ई कॉमर्स हेड था एक कंपनी का, तो उस टाइम पे एक प्रोडक्ट हम इन्वेंट्री, देखो 2 टाइप के मॉडल होते हैं। एक होता है इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, मैं आपके पास गया, मैं कहा, भाई मेरे को 200 पीस दे दो, और मैंने आपसे खरीद लिए और वो अपने गोदाम में रखे और मैं बेचूंगा। तो लॉजिकली इन्वेंट्री मॉडल पे सस्ता पड़ेगा। या मैंने आपको कहा भाई मैं जब ऑर्डर आएगा ना, मैं अपना बंदा भेज दूंगा, आप डिलीवर कर देना, वो रिलेटिवली महंगा ही पड़ेगा। समझ गए ना। हाँ, तो क्योंकि आप कहोगे भाई एक ही पीस बेच रहा है, मैं 200 पीस लेके गया हूँ एक बारी में, तो मेरे को अच्छा रेट ही मिलने वाला है। तो अमेजोन हमेशा से कमीशन मॉडल के ऊपर ऑपरेट कर रहा था। हमारी जो कंपनी थी वो इन्वेंट्री मॉडल पे काम कर रही थी, हम खरीद के काम करते थे। फिर भी एक प्रोडक्ट था, नंबर याद नहीं है, मैं लमसम दे रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, हमारे को पड़ रहा था 48-4900 का खरीद, ठीक है। फिर हम जब एड वर्ड चला रहे थे तो हमको पड़ रहा था 54-5500 का, जो बिक रहा था कैक जोड़ के। अमेजोन उसको 41-4200 का बेच रहा था अपने स्टोर पे। कैसे हो सकता है, ठीक है ना। लॉस हो गया तो। हाँ, तो लॉस हो गया ना, हम तो बेच ही नहीं पा रहे उस लेवल के ऊपर। अमेजोन कमीशन मॉडल के ऊपर भी हमसे बेटर रेट दे पा रहा था, तो बेसिकली अमेजोन लॉस कर रहा था। तो बाद में जब हमने थोड़ा इसको समझा कि क्या सीन कर रहा है, तो अमेजोन एक सेल को, नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 4-4.5 रुपए खर्च कर रहा था एक कस्टमर को एक्वायर करने के, लॉस। बट आज अगर आप देखो, आप कुछ भी लेते हैं अमेजोन, डायरेक्टली बोलते हो, सीधा ऑर्डर करते हो, सीधी कमीशन उसकी बन रही है। अमेजोन पे आप कुछ भी सर्च मारते हो, ऊपर एड्स दिखाई देती है, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, उस पर भी क्लिक करते हो, उसके भी पैसे अमेजोन को मिलते हैं। तो बन गया ना बिजनेस। तो एलटीवी का बिजनेस ये होता है कि स्टार्टिंग में नहीं बनेगा और बाद में बनेगा, बट कहानी ये है कभी तो बने। हाँ, कुछ ऐसी स्टार्टअप्स है इंडिया के अंदर जिनका बिजनेस कभी भी नहीं बन रहा है, जिनका बिजनेस ही समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग कई बार मुझे भी बोलते हैं कि भाई आप ना ये स्टार्टअप को, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, कोई भी कंपनी होती है उसका रेवेन्यू रिपोर्ट आती है कि कंपनी का लॉस हुआ है, मैं कहता हूँ स्टार्टअप पे चलता है, ऐसे फन में बोल देता हूँ। तो सबके सब लोग बोलते हैं भाई आप स्टार्टअप का मजाक बनाते हो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाएंगे। एलटीवी का कंसेप्ट समझा रहे होते हैं मुझे बेसिकली। अब सिंपल सी बात यार, जैसे अभी हम उबर ओला की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना पीक देख लिया ना, ओला तो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स कम हो रहे हैं उसके। तो अगर वो नंबर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एलटीवी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, मतलब वैल्यू कम हो जाएगा। कम, नुकसान हो रहा है ना तुमको। वैल्यू कम हो तो जाएगा। तुमने सोच के बैठा था कि भाई मैं पैसे कमाऊंगा बंदे से फ्यूचर में, वो फ्यूचर निकल गया और तुम अभी तक नहीं कमा पाए, तो कैसे बनेगा बिजनेस। ये प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से ना, ये नहीं करना। जो यूनिट इकोनॉमिक्स वाली बात कर रहा हूँ, यूनिट इकोनॉमिक्स एलटीवी के साथ कंसिडर करके चलना है, बट आपको ये सोच के चलना है वो बिजनेस बने भी। ये मत सोच के चलना कि भाई एलटीवी है 5 साल में कमा लूंगा बंदे से, 5 साल में कुछ नहीं बनता।